दिल्ली में। कहाँ हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था, ठीक है ना। तो आज़ादी के समारोह जो दिल्ली में हो रहा था, राजधानी में होने वाले समारोह में गांधी जी मौजूद नहीं थे। राजधानी में जो समारोह हो रहा था वहाँ गांधी जी मौजूद नहीं थे। गांधी जी उस दिन कलकत्ता में थे। गांधी जी उस दिन कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में कब गए थे जी? तो 1946 में ही वो कलकत्ता चले गए थे। मतलब आज़ादी से 1 वर्ष पहले ही वे कलकत्ता चले गए थे, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा बात बताते हैं कि हो क्या रहा था कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ वो अंग्रेज़ों के साथ साथ पाकिस्तान का भी अलग करने का दिन था। पाकिस्तान को भी भारत से अलग करने का दिन था। 1946 और 47 का वो जो समय था जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अलग हुए, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत जगह दंगे हुए, बहुत जगहों पर दंगे शुरू हो गए। ये चीज़ पढ़े कि नहीं, सुने कि नहीं? जब 1946 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, भारत 47 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ ना जी। 47 में भारत अंग्रेजों के द्वारा आज़ाद हुआ, पर 46 में हमारा भारत पाकिस्तान अलग हुए थे। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने कैबिनेट मिशन के तर्ज पर। कैबिनेट क्रिप्स मिशन की सहायता, क्रिप्स मिशन के द्वारा ही उन दोनों को अलग अलग किया गया। भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया गया, और जो भारत जाना और ये कहा गया कि जो जहाँ रहना चाहते हैं वो वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। यानी उस बंटवारे के बाद से, बंटवारे के समय से जो लोग पाकिस्तान के लोग भारत आना चाहते थे वो भारत आ रहे थे, और जो भारत से पाकिस्तान जाना चाह रहे थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, ठीक। इसी क्रम में 1946 के समय जब वह बंटवारा हो रहा था, उसी समय दंगे शुरू हो गए। दंगे इस कारण से शुरू हो गए, दंगे पूरे भारत में, पूरे पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में इस कारण से दंगे होने लगे। ये जब बंटवारा हो गया उसके बाद की बात है, ठीक है। बंटवारा हो जाने के बाद बहुत सारे भारतीय पाकिस्तान में ही रह गए, और बहुत सारे मुसलमान जो पाकिस्तानी थे, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते थे, वो भारत में रह गए, ठीक है। अब बंटवारे के दिन के बाद से तो दो अलग अलग देश हो गए। दोनों अलग अलग देशों के लोग बोल रहे हैं लोग पाकिस्तान क्यों गया था, और भी कहीं तो क्योंकि भैया पाकिस्तान का मांग ये मोहम्मद अली जिन्ना किए थे ना। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम किया था, ठीक है। तो और अली बंधु ने, लियाकत अली और उन दोनों ने पाकिस्तान को अलग करवाया था, ठीक है ना, पाकिस्तान को किया था। तो नेहरू जी और लियाकत अली जो उस समय पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन रहे थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके बीच में यह ट्रीटी हुई थी, यह समझौता हुआ था कि जो 1950 का समझौता कहा जाता है, थोड़े समय के बाद हुआ था, ठीक है ना। नहीं, 1946 का समझौता हुआ, 1946 में समझौता हुआ था कि जो भारतीय पाकिस्तान में रह गए हैं उनको पाकिस्तान संरक्षण देगा। जो भारतीय पाकिस्तान में रह गए हैं उनको पाकिस्तान की सरकार उनको संरक्षण देगी, यानी उसका सहयोग करेगी। और जो पाकिस्तानी भारत में रह गए हैं, वैसे जो पाकिस्तानी जो भारत यहाँ रह गए हैं, उनको भारतीय सरकार संरक्षण प्रदान करेगी। यह लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समझौता था, ठीक है। तो इस तर्ज पे होने क्या लगा कि दोनों जगह दंगे शुरू हो गए। इस दोनों जगह दंगे की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दंगे की शुरुआत छोटे मोटे आंदोलनों से होती है, उस वर्ग से होती है जो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सांप्रदायिक, यहाँ से जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सांप्रदायिक लड़ाई शुरू हो गई, सांप्रदायिक लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई। इसके बाद धीरे धीरे ये बहुत बड़े युद्ध के रूप में तब्दील हो जाएगी, जो 1947 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध बनता है। उससे पहले ये 1946 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो जगह जगह दंगे शुरू हो गए।
ठीक है, लूट पाट सबको इधर से उधर जाने की होड़ में थे। बहुत सारे मुसलमान उधर जाने के, पाकिस्तान जाने की होड़ में थे। बहुत सारे हिंदू जो थे, सिख जो थे, वो भारत आने की होड़ में थे। इस कारण से बहुत जगह लूट मार हो रही थी, बहुत सारा जगह दंगे हो रहे थे, गाड़ियों को जलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये दंगे जो थे ये पूरे भारत में फैल रहे थे, पूरे भारत में। और उस समय इसको संभालने की जिम्मेदारी उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की थी। उस समय की जो संभालने की जिम्मेदारी थी वो लॉर्ड माउंटबेटन की थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत सैन्य शक्ति लगा करके भी उसे रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, और गांधी जी उस समय इन दंगों को रोकने का, गांधी जी भी उस समय इन दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। समझे बात? गांधी जी भी उस तरफ उस ओर नहीं थे जहाँ जिस समय दंगे शुरू हो रहे थे। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद भारत को आज़ादी मिलने वाली थी अंग्रेजों से। तो बहुत सारे नेता, लगभग सभी जो नेता थे, वो अपना मंत्रिमंडल तैयार करने में लगे थे। वो अपने भारत को आज़ाद कराने की और बारे में पूरा सोच रहे थे कि किस दिन होगा, कब होगा, जल्दी जितना जल्द हो सके अंग्रेजों पर दबाव डाल करके हम अपने भारत को आज़ाद करवाएं। ठीक है, उस समय गांधी जी उन दंगों के विचार कर रहे थे कि इन दंगों को कैसे रोका जाए। पूरे भारत में ये जो दंगे हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये दंगे हो रहे हैं, भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी, हो रहे दंगों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय लगाए। और उन्होंने बहुत सारे जगह जा करके भाषणें दिए और उपवास किया। बहुत बार तो उनका तो सबसे बड़ा हथियार ही था उपवास करने का। कई जगह उपवास दिए उनके, कई जगह आर्थिक दंगे रुके, पर वो दंगे धीरे धीरे एक बड़ी रूप में तब्दील होते जा रहे थे। समझे बात? तो वह उस समय 1946 की बात है, 1946 मध्य की बात है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, अलग अलग हुए थे, तब दंगे जब बढ़ रहे थे। तो ठीक है, तो उस समय से लेकर के वो 15 अगस्त तक, जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय तक भी वो दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। समझे बात ना? और जब वो दंगों को शांत कर रहे थे, उस समय 15 अगस्त के दिन, यानी 15 अगस्त के दिन जो थे, यानी उस समय का जो अगस्त का समय था, वो गांधी जी राजधानी में नहीं थे, बल्कि वो उस दिन कलकत्ता में थे। गांधी जी उस दिन कलकत्ता में ना तो उन्होंने किसी समारोह में भाग लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। ये 15 अगस्त के दिन की बात है। कलकत्ता में ना ही उन्होंने किसी भी समारोह में भाग लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया था। ठीक है, 14 अगस्त की शाम, समझ में आया ना बात? कलकत्ता में जब वो थे, तो 15 अगस्त के दिन की किसी भी समारोह में उन्होंने भाग नहीं लिया और ना ही कहीं पर झंडा फहराया था। 14 अगस्त की शाम बंगाल के मुख्यमंत्री, ठीक है, उस समय जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलने पहुंचे। 14 अगस्त की शाम को बंगाल के मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे, जिन्होंने उनसे पूछा कि महात्मा जी, गांधी जी, अगले दिन समारोह को किस तरीके से मनाया जाए। अगले दिन हम 15 तारीख को भारत आज़ाद हो रहा है, तो अगले दिन 15 अगस्त को हम लोग किस तरीके से समारोह को मनाएंगे, किस समारोह को हम लोग किस तरीके से मनाया जाए, ये उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ने उनसे जाकर के 14 अगस्त की शाम को पूछा। तो गांधी जी ने क्या कहा वह देखिए। गांधी जी का ये प्रमुख स्टेटमेंट है। जब बंगाल के मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त की शाम को उनसे पूछा कि कल 15 अगस्त है, गांधी जी कल 15, महात्मा जी नहीं ज़्यादातर बोला जाता था, बापू बोलते जाते थे। ठीक है, तो कल 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त की समारोह को किस तरीके से मनाया जाए, कल हमारा भारत आज़ाद हो रहा है, तो इस तरीके से हम उसे मनाए जाए। तो इस तर्ज पर गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने यह लाइनें कही थी, चारों तरफ भूख से मर रहे हैं, चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस तरह के विनाश की घटना के बीच कोई समारोह मनाया जाए। ये गांधी जी का उस समय का कथन था। बंगाल के मुख्यमंत्री को उन्होंने यह कहा था कि चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस तरह के विनाश की घटना के बीच भी कोई समारोह मनाया
जाए। जय। ठीक है, तो भैया हाँ, मुख्यमंत्री का क्या नाम था? मुख्यमंत्री का हम्म, मंत्री का नाम तो यहाँ पर हम मेंशन नहीं किए हैं और हमको ध्यान में भी नहीं है, सर्च मान लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा 1947 में ठीक, जब हाँ ठीक। 1947 में 15 अगस्त 1947 के तर्ज समय पर बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। ठीक। उस समय गांधी जी का मन बहुत ही खिन्न था, बहुत ही खिन्न। खिन्न का मतलब होता है बहुत ही दुखी, बहुत ही टूटा हुआ, ठीक है, बहुत ही खिन्न था और बहुत ही टूटा हुआ था। किस कारण से था वो तो बताएं आपको, हाँ। ठीक है ना। वो इन दंगों को रोकना चाहते थे। वो जो तब दंगे हो रहे थे, लूटपाट हो रही थी, चारों तरफ लोग चारों तरफ लोग गिरे पड़े थे दंगों के कारण, भूख के कारण लोगों को बहुत बुरा हाल था, समझे। तो उस हाँ, समय तब काफी उन्होंने हो रहा किया, हाँ, ये बंटवारे के बाद का समय था। बंटवारे के बाद के था। समय का 1 साल 1.5 साल था, 1 1.5 साल, ठीक है। चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस तरह के विनाश की घटना में, इस तरह विनाश की घटना के बीच में भी कोई समारोह मनाया जाए, ये उन्होंने कहा था बंगाल के गवर्नर को, ठीक है। तब ठीक है, और वे और उस समय के एक अखबार ने जब उनसे स्वतंत्रता दिवस पर कोई संदेश देने को कहा, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि वे अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, वे अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। ये उन्होंने भारत और पाकिस्तान के अलग हो जाने के तर्ज पे कहा था। ये उन्होंने भारत और पाकिस्तान के अलग हो जाने के तर्ज पे कहा था कि वे अंदर से बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। गांधी जी 15 अगस्त को 24 घंटे का उपवास करके मनाया, ठीक है ना। गांधी जी ने 15 अगस्त को किस तरीके से मनाया था, तो गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। उन्होंने इस तरीके से 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया था। ये। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, वह बहुत बड़ी महंगी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि उनके लिए जिस आज़ादी के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया था, वो बहुत ही महंगी नसीब हुई। वो नसीब तो हुई हम लोगों को, वो आज़ादी नसीब तो हुई, पर वो बहुत महंगी नसीब हुई। इतनी महंगी हुई कि एक देश, एक पूरा का पूरा साम्राज्य 2 भागों में बांट दिया गया, बट गया, है ना जी। बात समझे। हाँ। जिस आज़ादी के लिए लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया था, वो मिली, वो नसीब तो हुई, वो आज़ादी नसीब तो हुई, पर वो बहुत महंगी पड़ी, पर वो बहुत महंगी आज़ादी पड़ी। आज़ादी के साथ देश का बंटवारा हो गया, आज़ादी के साथ देश का बंटवारा हो गया। अगस्त 1946 के बाद से देश में दंगों का एक लंबा दौर चला। देश में, बताएं आपको कि देश में 1946 के बाद से, 1946 के समय से ही देश में बहुत जगह दंगों का एक दौर चला, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी जो 15 अगस्त के समय कलकत्ता में थे, वो कलकत्ता में बस 2 सप्ताह पहले ही आए थे। 15 अगस्त से 2 सप्ताह पहले वो कलकत्ता आए थे, ठीक है। आज़ादी मिलने से 2 सप्ताह पहले वो कलकत्ता आए थे, जब कलकत्ता में दंगे बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। बहुत दंगे जो थे बहुत तीव्र हो रहे थे, दंगे जो थे वो बहुत तीव्र हो रहे थे दिल्ली, ठीक है। तो गांधी जी आज़ादी की तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी दिल्ली को छोड़ दिया, ठीक है ना। और वे कलकत्ता चले आए, और सॉरी, वहां से दिल्ली को छोड़ने के बाद कलकत्ता नहीं आए थे। दिल्ली को छोड़ने के बाद वो कलकत्ता नहीं आए थे। दिल्ली को छोड़ने के बाद वे 4 दिन कश्मीर में बिताए थे। वे 4 दिन कश्मीर में बिताए थे, ठीक है ना। दिल्ली छोड़ने के बाद आज़ादी से 2 सप्ताह पहले दिल्ली छोड़ने के बाद वे 4 दिन कश्मीर में बिताए, और उसके बाद वे ट्रेन से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। ट्रेन से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। इस समय जो कलकत्ता इसलिए गए थे कि कलकत्ता में साल भर से दंगा जो चल रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। कलकत्ता में जो साल भर से वो दंगा, जो 46 से दंगा चल रहा था, वो अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक। चलिए, देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि 4 हाँ जो भैया। लड़ाई
जो ये 46 में से दंगा जो चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ था। और गांधी जी इस समय जो बस आज़ादी के 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले की बात है, और गांधी जी इस आज़ादी से बस 2 सप्ताह पहले 4 दिन कश्मीर में बिता करके आए हैं। 4 दिन कश्मीर में उन लोगों के पास गए थे जिन्होंने बंटवारे के समय कश्मीर में, ज़्यादातर कश्मीर पंजाब वाला जो क्षेत्र था वो बंटवारे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बंटवारे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वहीं पर शरणार्थी शिविर बनाए गए थे। वहीं पर शरणार्थी, जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य है, वो पंजाब, इन जगहों पर शरणार्थी शिविर बनाए गए थे। शरणार्थी शिविर समझते हैं ना? शरणार्थी मतलब शरण देने वाला, ठीक है ना? शरण देने वाला। शरणार्थी शिविर का मतलब हो गया जो एक अस्थायी घर समझिए, अस्थायी रेसिडेंट हुआ जहाँ पर केवल शरणार्थी रह रहे थे। शरणार्थी वे थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, वो यहाँ के लिए शरणार्थी थे उस समय, है ना जी? जो वहाँ पर मान लीजिए लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू रह रहे थे, उनका घर वहाँ पर था। बात समझ रहे हैं? वहाँ पर उन लोगों का अपना घर द्वार सब कुछ था। जब बंटवारा हुआ तो चूंकि वो भारत में रहना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से भारत आ गए। वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे, वो वहाँ से भारत आ गए। जितने भी हिंदू थे, सिख थे, का प्रयास कर रहे थे, और बहुत सारे लोग आए भी थे। यही शरणार्थी कहा गया भारत के लिए उस समय, क्योंकि वो उस समय जब बंटवारा हुआ तो वो सीमा के उस पार थे, यानी वो पाकिस्तान के तरफ थे, ठीक है? तो वो भारत के लिए अभी शरणार्थी थे, क्योंकि भारत में उनका यहाँ पर अपना कुछ नहीं था। वे बस पाकिस्तान की सरजमी को छोड़ करके भारत में आना चाह रहे थे, समझे? तो वो उन्हें शरणार्थी कहा गया था उस समय। तो बहुत सारे शरणार्थी, मतलब बहुत अधिक शरणार्थी शिविर लगाए गए थे जो पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में थे। तो वहाँ गांधी जी 2 सप्ताह पहले वहाँ गए थे। गांधी जी 4 दिन कश्मीर में बिताए, वहाँ शरणार्थियों की देखभाल की, वहाँ शरणार्थियों का हाल समाचार लिए, तरीके से आगे रहना चाहते हैं उनका बात की, वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके से उनके हालातों का जायजा लिया, ठीक है? उसके बाद वे वहाँ से ट्रेन से कलकत्ता चले गए। कश्मीर से वे ट्रेन से कलकत्ता चले गए। कलकत्ता इसलिए जाना पड़ा क्योंकि कलकत्ता में बहुत तेजी से दंगे बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से दंगे फैलते चले जा रहे थे। और यह दंगा जानते हैं ना किन के बीच था? जानते हैं किन के बीच हो रहा था? हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुसलमानों के लिए हो रहा, हिंदू और मुसलमानों के लिए हो रहा था। हिंदू चाहते थे, हिंदू यहाँ के चाहते थे कि मुसलमानों को उनका राष्ट्र मिल गया है तो वो मुसलमान सीधे सीधे वहाँ चले जाए, सीधे सीधे वहाँ चले जाए। इसलिए ना उन लोग अलग राष्ट्र बनाए थे ना भैया। हाँ, लोग इसी तर्ज पे कि उन्होंने आप लोगों ने अपना अलग राष्ट्र मांगा था, आप लोगों को अपना अलग राष्ट्र मिल गया है तो आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है ना? तो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे मुसलमान जो थे, वो नहीं जाना चाहते थे, वो भारत को ही अपना सब कुछ मानते थे, वो नहीं जाना चाहते थे। फिर भी उस समय के हिंदुओं ने, सिखों ने, पारसियों ने यह जोर जबरदस्ती की इस तर्ज पर, और इसी जोर जबरदस्ती के तर्ज पर पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर वो उत्पीड़ना, जो अत्याचार किया जाने लगा। यहाँ के तर्ज पे, यहाँ देख करके, यहाँ के तर्ज पर, मतलब ऐसा नहीं था कि शुरुआत कहीं एक जगह से हुई। यहाँ के हिंदू पारसी जो थे, सिख जो थे, वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे, और पाकिस्तान में जो मुसलमान थे वो संप्रदाय सिखों, जो अल्पसंख्यक थे, सिख हो गए, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आपका अपना अलग राष्ट्र है, वहाँ के वो लोग कह रहे थे कि आपका अपना अलग राष्ट्र है, आप वहाँ जा करके रहें। यही दंगा वहाँ साल भर से दंगा चल, समझ गए? हाँ ये सिनेरियो समझ में आया ना कि क्या हो रहा था उस समय? हाँ भैया। तो कलकत्ता वो चले गए, ठीक है? अब कलकत्ता में रहें। अब बात आ रही है 13 अगस्त की, ठीक है? 13 अगस्त, इस समय गांधी जी कलकत्ता में ही हैं। तो एक बात आती है, एक खबर फैलती है 13 अगस्त 1947 की दोपहर को
उन्होंने मुस्लिम बहुल गांधी जी 13 अगस्त 1947 को वे उस क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, ठीक है। वो हाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जो बंगाल का एक फेमस जगह है बेलिया घाट, ठीक है। बेलिया वो बेलिया घाट बंगाल का एक फेमस जगह है, शायद अभी नाम चेंज हो गया होगा। पर बेलिया घाट जो था वो एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका था, मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। तो गांधी जी 13 अगस्त 1947 को, जब दंगे एकदम शांत नहीं हो रहे थे, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, जगह जगह बम, जगह जगह तोड़ फोड़ हो रही थी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके बेलिया घाट में जाकर के अपना डेरा जमाएंगे, अपना डेरा बेलिया घाट में जाकर के वो जमाएंगे, जो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, ठीक है। वे एक ऐसे जीर्ण शीर्ण मकान में थे, यानी एक टूटा फूटा मकान में थे, जो चारों तरफ से खुला हुआ था। एक ऐसे मकान में थे जो चारों तरफ से खुला हुआ था, ठीक है। तो मुस्लिम बेलिया घाट में उन्होंने अपना 13 अगस्त की दोपहर को, 13 अगस्त को 1947 की दोपहर को उन्होंने बेलिया घाट में अपना डेरा लगाया। यहाँ गांधी जी यहाँ इस इरादे से आए। बेलिया घाट क्यों गए थे? तो गांधी जी वहाँ इस इरादे से आए थे कि कलकत्ता जैसे, गांधी जी यहाँ इस इरादे से आए थे कि कलकत्ता जैसे मुख्य शहर में अमन की बहाली के लिए वो अपना कुछ योगदान दे सके। बस इसलिए आए थे कि कलकत्ता जैसा एक बहुमूल्य शहर, एक मुख्य शहर, जो भारत का एक मुख्य शहर है, उसमें अमन की बहाली के लिए वो अपना कुछ योगदान दे सके, ठीक है। इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो सैन्य शक्ति लगा करके पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर भारत में हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर एक क्षेत्र को छोड़ करके एक जगह को छोड़ करके एक जगह दंगे हो रहे हैं। तो कितने जगहों पर सैनिकों को लगाया जाए और वहां उनको कंट्रोल किया जाए। भैया ये लॉर्ड माउंटबेटन कहाँ के थे लॉर्ड और क्यों माउंटबेटन ऐसा कहाँ के थे? दोनों तरफ से क्यों समझौता करने में रहे? दोनों तरफ से क्यों समझौता करने के लिए थे? दोनों तरफ से क्यों मतलब? मतलब भारत को एक आजादी प्राप्त मतलब करा रहे थे, आखिर वो कहाँ के मतलब व्यक्ति थे? वो ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के? ब्रिटिश। हाँ, जो वायसराय, जो हम आप पढ़े होंगे ना, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, हाँ। वो वायसराय उसी तरीके के वो वायसराय थे जो भारत में ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश का कंपनी का जो शासन शुरू हुआ था उस समय से, जो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, वही उनका क्रम था और यही अंतिम वायसराय थे जो यहाँ पर थे। 1947 अच्छा। के समय 46 में उनका पद मिला था लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप भारत के वायसराय रहेंगे। तो उस समय से वो वायसराय ही थे। वायसराय मतलब उस समय समझ लीजिए वही राष्ट्रपति थे उस समय, अच्छा। ठीक है। वही राष्ट्रपति, वही प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के तर्ज पर भारत में सभी कार्य होते थे। क्योंकि भारत अभी आजाद होता तब अपना अपना प्रशासनिक सेवा वो पकड़ता, और उससे पहले उन कलकत्तों को उन दंगों को कम करने का योगदान, उन दंगों को कम करने का तर्ज लॉर्ड माउंटबेटन का था। और इसी तर्ज के कारण जब लॉर्ड माउंटबेटन को यह चीजें नहीं कंट्रोल हो पा रही थी, तो इसी तर्ज पे उन्होंने कहा कि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी दे करके यहाँ से इनको यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो इनको सौंप करके हमने यहाँ से चल जाना ही ठीक रहेगा, ठीक है। उन दंगों को देखकर, जो 1946-47 से जो दंगे हो रहे थे, उन दंगों के तर्ज पर वो जितना जल्दी हो सके वो भारत को आज़ादी देकर, जितनी भी प्रोसेस होता है जो ब्रिटिश सरकार से जो भी प्रोसीजर होकर के होना था, उन सबको जल्दी से जल्दी करा करके वो भारत को आज़ादी दे करके वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधने के विचार में थे। सबसे मुख्य कारण उसका दंगा ही था। ये दंगे शांत ही नहीं हुए, ये दंगे जो थे वो शांत हो ही नहीं रहे। चलिए, तो गांधी जी देखिए, अभी गांधी जी कहाँ है? 15 अगस्त के दिन है, 15 अगस्त के होने में बस 2 दिन बचा हुआ है। 15 अगस्त के होने में बस 2 दिन बचे हुए हैं और इस समय कहाँ आवाज हो रहा है? कहीं हल्ला हो रहा कहीं? हल्ला हो रहा है? टीवी टीवी का चल साउंड आ पर रहा है। टीवी चल रहा है।
हाँ भैया बंद कर दे रहे। बंद हुआ। हाँ काम तो चलिए, तो ये बस स्वतंत्रता से 2 दिन पहले की बात है, जब दिल्ली में इस समय दिल्ली में क्या हो रहा था। इस समय दिल्ली में एक भव्य समारोह की तैयारी हो रही थी। भारत की कुंडली दिखाई जा रही थी, भारत की कुंडली दिखाई जा रही थी, और वहाँ पर एक प्रोग्राम की स्थापना हो रही थी, एक प्रोग्राम निश्चित किया जा रहा था, प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी। उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे जी? उस समय गांधी जी अपना बहुमूल्य समय कलकत्ता में बिता रहे थे, जहां वो अमन की बहाली के लिए अपना योगदान दे रहे थे। सुख शांति के लिए ना। हाँ? अमन की बहाली बोले तो भैया अमन की बहाली शांति मतलब के वो जो लिए। देश शांति के लिए, देश के लिए, देश के देश के शांति लिए, देश के लिए, देश की शांति के लिए, लोगों की शांति के युद्ध लिए हो रहा है वो लोगों रुक ने जाए। हाँ, जो दंगों को रोका जाए, दंगों को कम कर दीजिए, दंगे ना कीजिए, इससे भारत का ही नुकसान है, समझे? हाँ, अमन की बहाली का मतलब होता है कि राज्य में अमन बहाल करना। अमन बहाल का मतलब होता है शांत रखना, राज्य को एकदम स्थिर रखना, ठीक है ना, राज्य को स्थिर रखना। और राज्य उस समय पूरे तरीके से अस्थिर था, प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत नहीं काम कर रहा था। कोई भी प्रशासन उस समय, किसी भी तरह का प्रशासन उन दंगों को रोक नहीं पा रहा था। वो किसी भी, वो समय जो था वो किसी भी प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ रहा था, यानी जनता कंट्रोल से बाहर थी, जनता कंट्रोल से बाहर थी। देखिए, यहाँ इन्हीं दंगों को देख करके मोहम्मद अली जिन्ना को भी अंत में जब वो बंटवारा हो रहा था, उस समय भी यह पछतावा हो रहा था कि हम लोगों ने ये क्या कर दिया, हम लोगों ने ये क्या कर दिया। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उस समय कहा था कि ये हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। पर वह उस समय रोका इसलिए नहीं जा सका क्योंकि इससे पहले की जो जितनी भी सांप्रदायिकता थी वह लोगों में इतनी भर दी गई थी कि वह अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आ जाता है एक किसी भी चीज के बारे में लोगों को इतना तर्ज कर दिया गया, इतना तर्क दे दिया गया कि हिंदू मुसलमान एक हैं, इनको अलग राष्ट्र की जरूरत है, अलग राष्ट्र की जरूरत है, वो लोग दो अलग हैं, ये लोग अलग हैं। वो इतना लोगों में जहर घोल दिया गया कि उसे अंत में रोकने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा, उसे रोकने का रास्ता ही नहीं दिखा। और यह बात दोनों देशों को तब पता चली जब ये दंगे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। ये जो दंगे थे इनमें लाखों लोग मरे थे, दंगों में भारत के लाखों लोग मरे थे, पाकिस्तान के बहुत से लाखों लोग मरे थे। इन्हीं परिस्थितियों को देख करके जिन्ना ने ये कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसका अब पछतावा भी नहीं किया जा सकता, जिसका अब कोई पछतावा भी नहीं किया जा सकता, रोका भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं रोका जा सकता? वो तो थे राज्य के, वही लोग थे सब जो थे, वो जानते थे कि अगर हमने इसे अभी तब्दीली की या हमने इसे रोकना चाहा तो लोग बागी हो जाएंगे, जो जनता है वो बागी हो जाएगी, जनता किसी की नहीं सुनेगी, जनता जो और है। भयंकर युद्ध होने लगा। और ज्यादा ये दंगे जो हैं वो और बहुत तेजी से हो गए क्योंकि लोगों के दिलों में हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया गया चुका है, जिसे हटाने का जो समय है वो अब सही नहीं है, समझे? में जो ये दंगे हो रहे थे, इन्हीं दंगों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन भी यही चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी अपने ब्रिटिश सेना को यहाँ से ले करके अपने ब्रिटेन चले जाएं और भारतीयों को इनकी समस्या का समाधान करने के लिए छोड़ दें। तो भैया उस टाइम ब्रिटेन का भी सिपाही लोग मरा होगा बहुत। हाँ जी, ब्रिटेन के सिपाही लोग भी मरे थे, ऐसा थोड़ी है ब्रिटेन के सिपाही नहीं मरे थे। पर ब्रिटेन के सिपाही जो, देखिए हुआ गया था कि 1800 जो हमारा चार्टर अधिनियम 1833 का आया था, 1833 का आया था, 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था या उससे पहले वाले जो अधिनियम थे उसमें भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना का रेशियो का अनुपात 5 और 2 का हुआ करता था। मतलब ऐसा समझिए कि 10 में से 6 भारतीय सेना होगी
और 4 ब्रिटिश की सेना होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं, थोड़ा और कम कर दिए, और भी कम कर दिए, 7 भारतीय सेना होंगी और 3 ब्रिटिश की सेना होगी, ठीक है। इस तरीके से रेशियो हुआ करता था। पर 1857 का जो क्रांति हुई थी, सैनिक विद्रोह जो हुआ था, उसके बाद से, सैनिक विद्रोह के बाद से इस रेशियो को और घटाकर कम कर दिया गया, 3 और 2 कर दिया गया, 3 और 2 कर दिया गया, यानी 3 भारतीयों पर तीन भारतीय सैनिकों पर 2 ब्रिटिश सेना हो गए, यानी लगभग बराबर की सेना, बराबर की भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना का हुआ था, ठीक है, संख्या थी। चलिए, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे जी, तो कलकत्ता का। तो गांधी जी यहाँ इस इरादे से कलकत्ता में थे कि वहां पर अमन की बहाली की जा सके, अमन की बहाली में कुछ अपना योगदान दे सके, कुछ अपना योगदान दे सके। तो 15 अगस्त के दिन उन्होंने किस चीज के लिए बताया था, जिससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता के दिन, उन्होंने अपना पूरा दिन उपवास करके 24 घंटे का उपवास करके बिताया और प्रार्थना के कार्यक्रम का फैसला किया। तो 15 अगस्त के दिन उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना के कार्यक्रम का फैसला किया। अब चूंकि आप जानते हैं कि उनका उपवास जो था, उनका उपवास ही उनका हथियार था, उनका भूख हड़ताल ही, उनका उपवास ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और उन्होंने जब ये उपवास 15 अगस्त को शुरू किया तो पूरे कलकत्ता में यह खबर फैल गई कि बापू हमारे उपवास पर चले गए। बापू जो है उस समय हमारे उपवास पर चले गए हैं। और उन्होंने किस कारण से उपवास किया है, तो यहाँ के लोगों ने जो दंगे फैला रहे हैं उस कारण से बापू उपवास पर चले गए, ठीक है। तो फिर बहुत सारे लोग आए, फिर बहुत सारे नहीं साउंड आया, विशाल बोलिए एक बार। हाँ विशाल बोलिए। हेलो, हाँ बोल रहे कि महात्मा गांधी उस टाइम जो बोलते थे वही होता था ना। हाँ, गांधी जी उस समय, चूंकि बापू यही ना कहा गया, यही चीजों को समझाने का आप लोग प्रयास है कि गांधी जी जो थे वो पहले, अब देखिए पहले जो गांधी जी थे 1930, 32, 35, 36, 40, 42, उस समय गांधी जी एक प्रमुख विचारधारा व्यक्ति थे और प्रमुख नेता थे। वो जो कहते थे उन्हीं के तर्ज पर सारे कार्य होते थे, ठीक है ना। ऐसा समझिए कि घर में सबसे बड़े हैं पिताजी हैं, जो है वो जो कहेंगे वही होगा। पर पिताजी की उम्र धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, पिताजी की उम्र धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो कम होती चली जा रही है तो उनको बातों का, उनकी जो द्वारा जो बोली गई बातें होती हैं उनको ऊपर भी ध्यान देना लोग कम कर देते हैं, समझते हैं ना बात। जैसे जैसे पिताजी की उम्र कम होती चली जाती है, ये बेसिक सा चीज होता है, जानते ही होंगे। जैसे जैसे पिताजी की उम्र कम होती चली जाती है उसी तरीके से उनकी बातों पर तर्ज देना, उनके बातों को थोड़ा समझना और उनके बातों को थोड़ा ध्यान करना वो कम होते चला जाता है। यही चीज बापू पर भी बापू पर भी हम शामिल हो रही थी, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग जो थे, जो गांधी जी के द्वारा ही नेतागिरी, मतलब गांधी जी के द्वारा ही सत्ता में आए थे, तो वो अब इनका सुनना बंद कर दिए थे, मतलब इनका सुनना अब कम कर दिए थे, बंद नहीं किए थे, कम कर दिए थे। हाँ, पर उस समय बापू की जो छवि थी लोगों के प्रति, वो बहुत ही उच्च कोटि की थी, बहुत ही प्रवृत्ति की थी, मतलब बहुत ही उच्च कोटि की थी। लोग आज भी लोग उन्हें बापू कहते थे, हमेशा उन्हें लोग बापू कहते थे। तो लोगों को जब ये पता चला कि हमारे बापू जो हैं वो उपवास पर बैठे हैं 15 अगस्त के दिन, जहाँ दंगे हो रहे थे, जो दंगा वाला क्षेत्र था, वहाँ कलकत्ता के लोगों को पता चला कि उपवास पर बैठे हैं और एक प्रार्थना कार्यक्रम का फैसला किया है। तो फिर बहुत सारे लोग वहाँ आए और उन्होंने कहा कि बापू आप अपना उपवास तोड़ दें, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक यहाँ पर दंगे होते रहेंगे मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगा, जब तक बंगाल में दंगे कम नहीं होंगे तब तक मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है,
बाद होता क्या है कि 15 अगस्त के दोपहर तक उन्हें खबर मिल गई थी कि कलकत्ता के भयंकर दंगाग्रस्त इलाके, वैसे इलाके जहां पर पूरे तरीके से दंगा छाया हुआ था, पूरे तरीके से दंगा छाया हुआ था, उस भयंकर दंगाग्रस्त इलाकों में अमन और भाईचारे का माहौल कायम होने लगा है। यानी वहां पर लोग अब शांत होने लगे हैं, दंगे अब कम होने लगे हैं। ठीक है ना। ये दोपहर 15 अगस्त की दोपहर की बात है, जब सब लोगों को पता चला कि बापू जो है वो उपवास पर बैठे हैं, तब की बात है। बस दोपहर की, जब उन्होंने सुबह में अपना 15 अगस्त के दिन को उपवास से शुरू किया और ये खबर बहुत तेजी से फैली, तो दोपहर तक वैसा इलाका जहां पर एकदम दंगा बहुत तीव्र गति से फैला हुआ था, पर अपने पूरे तीव्र उत्थान पर था, वहां पर दोपहर तक यह बात फैलने वहां से बात खबर मिलने लगी कि वहां अमन और भाईचारे का माहौल कायम होने लगा है, हेलो, बोलिए। मैं इसमें सिर्फ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब कहाँ चल रहे हैं? हाँ, वो तो दिल्ली में है। नेहरू जी दिल्ली में है इस समय, वहां पर स्वतंत्र हो रहा है इस समय, दिल्ली में है, वहां पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा है, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, समझे? समझे ना। इस समय बहुत प्रमुख नेता जो थे वो सब दिल्ली में थे, जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उनका वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, उस समारोह का उत्साह कर रहे थे इस समय। हाँ, इस समय तैयारी में थे। 15 अगस्त के दिन पूरा प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर समारोह मनाया जा रहा था दिल्ली में। मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ था, उस मंत्रिमंडल का गठन का स्वरूप तैयार हो रहा था कि किस तरीके से लोग कार्य करेंगे, कौन कहाँ कार्य करेगा, उसका निर्णय हो रहा था। ठीक। और महात्मा गांधी क्या कर रहे थे जी? भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। मतलब दंगों को शांत करने में लगे थे। वो दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। तो 15 अगस्त के दिन हड़ताल पे थे, भूख उपवास करते, हड़ताल पे नहीं थे, इसे उपवास करते हैं। हड़ताल और उपवास दो अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। हड़ताल और उपवास दो अलग अलग चीजें होती हैं। हड़ताल होता है कि कार्य ना करना, अपना कार्य को छोड़ करके हड़ताल करेंगे, कार्य ना करना, और उपवास अलग चीज होता है। ये एक ही जगह होंगे ना भैया, कहीं गए नहीं ना होगे? मैंने एक जगह, हाँ एक ही जगह बोले ना, वो बेलिया घाट पे अपना डेरा लगाए थे। अच्छा, हाँ घाट में देखिए वहीं का फोटो है ये, वहीं का उस समय का ये तस्वीर है, वहीं की उस समय की यह तस्वीर है, ठीक है। आजादी देखिए, उस समय सड़कों और गलियों के मुहानों पर हिंदुओं ने जहां विजय पताका, तामपत्रों, बैनरों, झंडों और झालरों से सजावट शुरू कर दी थी, वहीं ऐसा करने में मुसलमान भी पीछे नहीं रह रहे थे। अभी पढ़े हम लोग कि दोपहर तक क्या हुआ था जी, ऐसा भयंकर दंगा ग्रसित इलाका, वहां पर भी से खबर आने लगी कि अब दोनों लोग भाईचारे के साथ रहने में, अमन दोनों उस क्षेत्र में अमन कायम हो रही है और लोग भाईचारे से रहने के लिए तैयार हो गए हैं। और उसी के तर्ज पर लोग, जहां पर विजय पताका लहराई जा रही थी, तामपत्रों पर तिरंगा बनाया जा रहा था, बैनर लग रहे थे, झंडों और झालरों से सजावट शुरू हो गई थी, वहां पर यही सब करने में मुसलमान भी पीछे नहीं रह रहे थे। मुसलमान ने भी अपने घरों और दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर इसका स्वागत किया था। उस समय खुली गाड़ियों में हिंदू और मुसलमान कलकत्ता की सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने जय हिंद का नारा भी लगाया। आपसी मेल मिलाप की खबरों ने महात्मा गांधी को थोड़ी राहत पहुंचाई थी उस समय। यही आपसी मेल मिलाप में जो उन्हें खबर आ रही थी और जो उन्होंने देखा था, उनसे उन्हें थोड़ी राहत पहुंची थी। उन्हें राहत पहुंचाई, थोड़ी सी बात उन्हें राहत पहुंचाई। उन्होंने कहीं जाकर यह तय किया कि वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को अपना
संदेश देंगे। इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को अपना संदेश देंगे और यह संदेश वो प्रार्थना सभा के जरिए से देंगे। और ये प्रार्थना सभा कलकत्ता के वहीं बेलिया घाट के रास बगान मैदान में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। 15 अगस्त के दिन बेलिया घाट के रास बगान मैदान में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने अपना क्या दिया, संदेश दिया। 15 अगस्त संदेश दिया। गांधी जी ने इस सभा में कहा, गांधी जी ने इस सभा में क्या संदेश दिया, देखिए गांधी जी के द्वारा कहा हुआ कथा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना क्षणिक साबित ना हो, बल्कि यह अस्थायी रूप से दिलों में कायम रहे। बात समझे ये? हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना क्षणिक साबित ना हो, बल्कि यह अस्थायी रूप से दिलों में कायम। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, बस अभी भर के लिए साबित नहीं, अभी भर के लिए ऐसा नहीं रहा जाना चाहिए। समझे बात ना? हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना क्षणिक साबित ना हो, यानी ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो अभी भाईचारा हमें दिख रहा है वो बस क्षणिक साबित ना हो, वो बस क्षण भर के लिए ना हो, बल्कि यह अस्थायी रूप से दिलों में कायम रहना चाहिए। उन्होंने इस सभा में कहा था, उन्होंने यह संदेश दिया था 15 अगस्त शाम की बात। समझे बात? यानी वो जो भावना है जो लोगों के द्वारा कही जा रही है वो केवल क्षणिक साबित ना हो, वो जो भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ अभी दिख रहे हैं वो बस इसी समय के लिए ना हो, बल्कि यह स्थायी रूप से दिलों में भी कायम रहनी चाहिए। उन्होंने आगे यह कहा, दोनों समुदायों ने हिंसा का जहर पिया है। अब जबकि यह सब बीत चुका है तो उन्हें दोस्ती का अमृत इससे भी मीठा लगेगा। कौन कहता है कि इसके नतीजे में कलकत्ता सांप्रदायिकता विषाणु से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ठीक है, दोनों समुदाय ने हिंसा का जहर, ये कहा है कि दोनों समुदायों ने हिंसा का जहर पिया है। हिंसा का जो घोर हुआ है, हिंसा का जो प्रार्थना हुई है वो दोनों तरफ से हुई है, दोनों समुदायों की ओर से हुई है, दोनों समुदायों ने इसका नुकसान उठाया है। पर अब जबकि यह सब कुछ बीत चुका है, जब ये सब कुछ हो चुका है तो उन्हें दोस्ती का अमृत भी अब इससे मीठा लगेगा। कौन जानता है कि इसके नतीजे में कलकत्ता सांप्रदायिकता विषाणु से सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसके बाद 15 अगस्त को कलकत्ता में शांति थी और यह सुकून देने वाली लेकिन आश्चर्यजनक बात थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आश्चर्यजनक बात थी। सुकून देने वाला तो था ही कि दंगा शांत हो गया था, कलकत्ता में शांति थी, पर यह सुकून देने के साथ साथ यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि कैसे आखिर ये दंगा शांत हो गया। बात समझे? चला गया जी। आश्चर्यजनक बात थी, ये चीज समझिएगा, ये वाला पॉइंट। आश्चर्यजनक बात क्यों कहा जा रहा है? आश्चर्यजनक नहीं था जी, कितने सालों से वो दंगा नहीं रुक रहा था, कितने दंगे से वो नहीं रुक रहा था। वो अचानक 15 अगस्त को शांति हो गई। वो शांति 15 अगस्त को गांधी जी के उपवास के बाद हुई और वो सुकून देने वाली थी, वो एक तरीके से सुकून देने वाली थी। पर यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वहां से बाहर के लोग इस चीज को नहीं जान रहे थे ना कि गांधी जी वहां है और गांधी जी ने इन दंगों को कम करने में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? ठीक है ना, ये 15 अगस्त का दिन तो अच्छा से गुजर गया, शांति से गुजर गया, सुकून से। उसके बाद हुआ क्या कि फिर से कुछ दिनों बाद बंगाल में उपद्रव शुरू हो गया। फिर से कुछ दिनों के बाद बंगाल में एक बार फिर से उपद्रव शुरू हो गया।
जहां वो रुके थे बेलिया घाट से भी हिंसा की खबर अब आने लगी थी। 1 सितंबर की सुबह तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और 1 सितंबर की रात गांधी जी ने तय किया कि वो फिर से उपवास पर जाएंगे। ठीक है, अगस्त से हम लोग अभी सितंबर पहुंच रहे हैं। सितंबर देखिए, 1 सितंबर तो बात हो रहा, बस 15 अगस्त से कितने दिन बीते हैं? बस 15 दिन। ये 15 ठीक है, 15 अगस्त से बस 15 से 16 दिन बीते हैं कि फिर से यह खबर शुरू हो गई, फिर से यह खबर आने लगी कि बंगाल में फिर से उपद्रव शुरू हो गया और बेलिया घाट जहां पर उन्होंने अपना सभा किया था, अपना डेरा लगाया था, वहां से भी हिंसा की खबर आने लगी। यहाँ तक खबर आई कि 1 सितंबर की सुबह तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। तो इसी तर्ज पर 1 सितंबर की रात को गांधी जी ने तय किया कि अब वे भी उपवास पर जा रहे हैं। अब वो फिर से उपवास पे, वे भी नहीं, अब वो फिर से उपवास पर जाएंगे। आई बात समझ में? 1 सितंबर तक समझ में आया ना? 1 सितंबर तक समझ में आया कि 1 सितंबर अब क्या हो रहा है? अब आज़ादी के समारोह के बाद कलकत्ता में क्या हो रहा था वो समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर यह हिंसा नहीं रुकी तो भारत अपनी आज़ादी भी खो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि गांधी जी का मानना था उस समय भी कि अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो भारत अपनी आज़ादी फिर से खो देगा। विदेशी शक्तियाँ फिर से भारत पर हावी हो जाएंगी और विदेशी शक्तियाँ भारत पर आ करके, क्योंकि भारत विभिन्न दलों में बटा हुआ है, विभिन्न छोटे छोटे विभिन्न दलों में बटा हुआ है, 2 दलों में बटा हुआ है। इन दोनों में से किसी एक दल में यूरोपियन नहीं कहेंगे, कोई भी बाहरी लोग आकर के इनमें से किसी एक के साथ होकर के फिर से भारत को अपना गुलाम बनाने का प्रयास करेंगे, भारत पर हावी होने का प्रयास करेंगे। है ना जी, समझ रहे बात ना? कि नुकसान बहुत हो रहा है, भारत गुलाम। दंगों में नुकसान बहुत हो रहा है। अब इन नुकसानों का सफाया करने के लिए, नुकसानों को कम करने के लिए, नुकसान कम करने के लिए, मतलब कि पैसा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विदेशी शक्तियों के साथ मिलना पड़ेगा, तब ना अपने आप जा करके आप किसी चीज को खड़े कर पाइएगा। विदेशी शक्तियां यहाँ पैसा लेकर के आएंगी और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेंगी, इस तरीके से भारत अपनी आज़ादी फिर से खो सकता है। गांधी जी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर इसी तरीके से ये दंगे होते रहे, ये चलते रहें, इसी तरीके से ये दंगा होता रहा तो भारत अपनी आज़ादी पुनः खो सकता है, भारत अपनी आज़ादी भी खो सकता है। वे कहते हैं मुझे मालूम है कि हिंसा की यह आग बहुत तेजी से फैल जाएगी और फिर 2-3 विदेशी शक्तियां हमारे सिर पर सवार हो जाएंगी और हम हाल ही में मिले आज़ादी के सपने को खो बैठेंगे। ये उन्होंने कहा। ठीक है, वही बात बताएं हम। उन्हें मुझे मालूम है कि हिंसा की यह आग बहुत तेजी से फैल जाएगी और फिर 2-3 विदेशी शक्तियां हमारे सिर पर सवार हो जाएंगी और हाल ही में मिले आज़ादी के सपने को हम खो बैठेंगे। गांधी जी के मन में ये सब चल रहा था, गांधी जी की भावना, गांधी जी का मानना यह था हिंसा के प्रति। हिंसा को वो इसलिए कम करना चाहते थे कि भारत अपनी आज़ादी फिर से ना खो दे, फिर से 2-3 विदेशी शक्तियां हमारे सिर पर आकर ना सवार हो जाए और फिर से हमें उतना ही लंबा संघर्ष करना ना पड़े। समझे? उनके एक मित्र ने उनसे कहा, आज़ादी के समारोह के बाद कलकत्ता में उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि अगर, और मान लीजिए कि ऐसा है, और अगर आप यह कोशिश करने में, ये जो दंगों को शांत करने में लगे हुए हैं, कोशिश करने में आप अपनी जान गंवा बैठें तो ये हिंसा और भी ज़्यादा फैल जाएगी। यह उन्होंने उनके मित्र ने ये एक तर्क वाली बात कही थी कि अगर इन हिंसा को रोकते रोकते अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आप अपनी जान गंवा बैठते हैं इस हिंसा को रोकते रोकते, तो ये हिंसा और भी अधिक फैल जाएगी, और भी ज़्यादा तेजी से फैलने लगेगी। और ये सही बात थी।
कि अगर गांधी जी की मृत्यु उस दंगों के तर्ज पर होती, दंगों को कम करते हुए, या तो मुसलमानों के लिए होती, मुसलमानों की तरफ से हो जाती, या तो हिंदुओं की तरफ से हो जाती, तो ये दंगा और फैलता और ये हिंसा और तेजी से फैलने लगती। तो इसके जवाब में गांधी जी कहते हैं, कम से कम मैं उस दिन को देखने के लिए जिंदा तो नहीं रहूंगा, मैं अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, ये गांधी जी का उनको दिया गया उत्तर था कि कम से कम वह दिन देखने के लिए मैं तो जीवित नहीं न रहूंगा, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, मैं अपने प्रयासों के पीछे से, मैं अपने प्रयासों में पीछे कभी नहीं हटूंगा। समझे बात? ये देखिए उस समय का दंगों के समय का तस्वीर है, कैसे सामानों को इधर उधर दंगों के समय फेंक दिया गया है, तोड़ फोड़ हो रही है। नुकसान देख रहे हैं ना, ये नुकसान केवल एक जगह का, एक कैमरे में खींची गई एक फोटो एक जगह का था, और ये पूरे ऐसा ही नज़ारा पूरे के पूरे कलकत्ता में दिख रहा था। पूरे कलकत्ता में क्या बोले, हर भारत के हर एक बड़े बड़े शहर में आपको ये तरह के नज़ारे उस समय देखने को मिल रहे थे। भैया जितना कलकत्ता में दंगा फसाद हो रहा था, उसमें सिर्फ मुसलमान और भारतीय हिंदू थे। हाँ, हिंदू और मुसलमानों के बीच ही वो भारतीय दंगे और थे, और तीसरा वहाँ कोई नहीं था। और अच्छा, हाँ, कोई नहीं। भारत के बाद है ना हिंदू मुसलमान भी। हाँ, विभाजन के बाद का समय, विभाजन के बाद का समय ये हो रहा था। विभाजन के बाद इसलिए हो रहा था कि विभाजन के समय बताया ना कि यहाँ के लोग चाह रहे थे कि जितने भी मुसलमान हैं वो यहाँ का भारत को छोड़ करके वो पाकिस्तान चले जाए। ठीक है, और ये दंगे इसलिए और तेजी से बढ़ते जा रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तानियों को, मतलब मुसलमानों को जितना टॉर्चर किया जाता था या फिर जितना भी कष्ट दिया जाता था, वहाँ के उतना ही टॉर्चर वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं को दिया जा रहा था। समझ रहे बात? तो ये चीज दोनों तरफ से हो रही थी, इसलिए दंगे धीरे धीरे बढ़ते ही चले जा रहे थे। एक जगह रुके तब तो दूसरी जगह को रोका जा सके। इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से उधर से हो रहा है। उस क्षेत्र में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदुओं और सिखों को दमन किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसी के तर्ज पर मुसलमानों को दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, और 1 सितंबर का बात क्या बोले थी, 1 सितंबर को रात में उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांधी जी पुनः उपवास पे जाएंगे, और अगले दिन गांधी जी 2 सितंबर को अपना उपवास शुरू करते हैं। गांधी जी 2 सितंबर को अपना उपवास शुरू किया। अगला दिन बीतते बीतते हिंदू और मुसलमान असामाजिक तत्व हिंदू और मुसलमान असामाजिक तत्व उनके पास आकर हथियार जमा करने लगे। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये गांधी जी के बस उपवास का असर हुआ करता था, क्योंकि उस समय बापू को लोग बहुत चाहते थे, उनकी बहुत आदर किया करते थे। हर लोग, हर किस्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो एक समाज के असामाजिक तत्व ही क्यों ना हो। असामाजिक तत्व समझते हैं? समाज से नहीं जुड़े हुए लोग। नहीं, समाज से जुड़े हुए लोग तो समाज से जुड़े हुए लोग, पर वो असामाजिक तत्व कहलाते हैं। मतलब गुंडा लोग जो हो गया उसको कहा जाता है, जो समाज को बांटने पर विवाद करते हैं, जो समाज को बांटने पर लगे रहते हैं। वो कोई भी लोग हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। समाज में रहने वाला ऐसा लोग जो हमेशा समाज को बांटने में विवाद करता है, वो असामाजिक तत्व कहलाता है। ठीक है, तो अगले दिन उपवास के अगले दिन बीतते बीतते हिंदू और मुसलमान असामाजिक तत्व उनके पास आकर के हथियार जमा करने लगे। शहर के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त जुलूस निकाला गया। अगले दिन से संयुक्त जुलूस निकाला गया कि हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, सब भाईचारे से रहेंगे। ठीक है, ये बस उपवास के अगले दिन से ही ये शुरू हो जाता है। ये थी गांधी जी का ज्यादातर उपवास का समय, उपवास का असर। कांग्रेस, उस समय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और स्थानीय रूप से प्रभावशाली हिंदू महासभा के प्रमुख नेताओं का एक शिष्टमंडल का मतलब इन सभी लोगों का मिला जुला एक ग्रुप गांधी जी से मिला, और उन लोगों ने महात्मा गांधी को भरोसा दिलाया
कि अब यहाँ पर कोई दंगा नहीं होगा। यानी उस समय जितनी पार्टियां थीं, कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गए और हिंदू महासभा के प्रमुख नेता एक ग्रुप बना करके, एक शिष्टमंडल बनाकर गांधी जी से मिलने आए और वहां पर उन्होंने गांधी जी को भरोसा दिखाया, वहां पर बापू को उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब यहाँ कोई दंगा नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा। होगा। तब जाकर इसके बाद गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा और जो 3 दिनों से चल रहा था, तब जाकर के गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा, जो लगभग कितने दिन से चल रहा था? 3 दिनों से चल रहा था। ठीक है। और ये लोग गए थे इस तर्ज पर, गए थे ये लोग किस तर्ज पर? ये लोग अपने नहीं गए थे, ये गए थे इस तर्ज पर डॉक्टरों के कहे जाने पर, स्थानीय डॉक्टर जो थे कलकत्ता के, उनके कहे जाने पर, ठीक है, उनके कहे जाने पर कि गांधी जी की जो हालत है वो खराब हो रही है, गांधी जी का हालत जो खराब है, उन्हें जल्द से जल्द भोजन कराने का व्यवस्था किया जाए। इस कारण से मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग और जो हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे वो वहाँ गांधी जी से मिलने आया और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब कलकत्ता में यहाँ पर कोई विशेष दंगा, कोई बड़ा दंगा, मतलब कोई दंगा अब यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना। ये डॉक्टरों के तर्ज पे, तो डॉक्टरों के कहे जाने पर ये लोग वहाँ गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि इनकी तबीयत जो है वो खराब होती चली जा रही है, किडनी उनका खराब हो रहा था, किडनी जो है उनका खराब हो रहा था। उसके बाद बंगाल में शांति बहाल हुई। बंगाल में शांति आखिरकार बहाल हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पंजाब में काम कर रहे 50,000 फौज के जवानों की तुलना में एक निहत्था आदमी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। ठीक है। उन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय कहा कि इसी कार्य को करने के लिए पंजाब, चूंकि हर जगह दंगा हो रहा ना, तो इसी कार्य को पंजाब में करवाने के लिए, दंगों को कम करवाने के लिए पंजाब में उसने 50,000 फौजें भेजी है जो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। 50,000 फौज जवान भेजे तो नहीं कर पा रहे। 50,000 फौजों के जवानों की तुलना में एक निहत्था आदमी ने पूरे बंगाल में शांति बहाल करवा दी। पूरे एक निहत्थे आदमी ने बंगाल में शांति बहाल करवा दी। ठीक है। उसी समय अंग्रेजों द्वारा संचालित एक अखबार था जिसका नाम था स्टेट्समैन। अंग्रेज द्वारा प्रचलित एक अखबार था। ये अंग्रेजों द्वारा संचालित समझते हैं ना, अंग्रेज जो चाहते थे वो वही उस पर छपता था और इसमें हमेशा गांधी जी के विरोध में ही हर बार छपता था। अंग्रेजों द्वारा संचालित होता था अखबार जो कि एकदम विरोधी था, अंग्रेज विरोधी, कांग्रेस विरोधी, भारतीय विरोधी था, जहां पर गांधी जी के लिए कभी भी अच्छा नहीं छापा गया था, कभी भी अच्छा इससे पहले कभी नहीं छापा गया था। इससे पहले इसलिए कह रहे हैं कि यह जो अखबार द्वारा संचालित किया जा रहा था बहुत लंबे समय से गांधी जी और उनकी रणनीति के खिलाफ था। गांधी जी और उनका जो रणनीति था, जो उपवास का रणनीति था, जो अहिंसा का नीति था, उसके ये खिलाफ था और हर बार ये उसके खिलाफ ही बोलता था। उसने वह यह लिखता है, वो अपने अखबार में यह लिखता है, काफी लंबे समय तक उपवास के सबसे मशहूर प्रयोगकर्ता एक हिंदुस्तानी नेता के द्वारा इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में एक सिद्धांत के तौर पर हम समझने में नाकाम रहे। देखिए लिखता है नाकाम रहे, हम इसे समझने में नाकाम रहे थे। लेकिन हमारी निगाह में अपने लंबे राजनीतिक जीवन में महात्मा ने इतने सादगीपूर्ण ढंग से एक पवित्र उद्देश्य के लिए उपवास का प्रयोग कभी नहीं किया था और ना ही आम जनमानस ने इसके तत्काल प्रभाव या इसके संदेश का किसी से आकलन किया था। ये सब मतलब जो लिख रहे थे ये सब लॉर्ड माउंटबेटन हो गए और ये जो हो गए थे ये बहुत चक्के थे कि आखिर जो बंगाल में एक साल से ये शांति नहीं थी, ये आखिर कैसे कुछ सप्ताह में बंगाल पूरे तरीके से शांत हो गया। समझे? बात कहता है कि गांधी जी का जो ये मशहूर प्रयोगकर्ता था उपवास उनका एक हथियार था। ये मशहूर प्रयोगकर्ता एक हिंदुस्तानी नेता द्वारा इसे एक राजनीतिक हथियार, इस उपवास को एक राजनीतिक हथियार के रूप में एक सिद्धांत के तौर पर हमने समझने में नाकाम रहे। लेकिन हमारी निगाह में
अपने लंबे राजनीतिक जीवन में महात्मा ने इतने सादगीपूर्ण ढंग से एक पवित्र उद्देश्य के लिए उपवास का प्रयोग कभी नहीं किया था। ना ही आम जनमानस ने इसका तत्काल प्रभाव बोला जा रहा है कि ना ही आम जनमानस ने कभी भी इतना तत्काल प्रभाव और इसका संदेश को किसी से आकलन नहीं किया जा सकता। यानी इतना तत्काल प्रभाव जनमानस ने कभी नहीं दिया था। किसी भी चीज को होने में कम से कम बहुत समय लगता है, कोई भी नया चीज अपनाने में बहुत समय लगता है, पर इतना तत्काल प्रभाव किसी भी चीज ने इससे पहले कभी नहीं छोड़ा था। समझ गए? तो यहाँ है, अभी बंगाल में शांति हुई है, हम पहुंचे हैं अभी 5 सितंबर के आसपास, 2 से 3 सितंबर के आसपास पहुंचे हैं। यहाँ पर ये अभी वाला खत्म होता है। इसके आगे भी बहुत सारा, इसके आगे भी एक क्लास और, इसका एक पीडीएफ और है। ठीक है, बंगाल के फिर आगे की क्या है, यहाँ से बंगाल लेके चलेंगे कहाँ, की हत्या क्या चलेंगे आपको यहाँ पर, इसमें ले चलेंगे महात्मा की जो हत्या। अब कहानी है वो 2 से 5 सितंबर के आगे से चलेगी और इस पर चलेंगे कि महात्मा की आखिर हत्या। ठीक है? हाँ क्या समझ में आया? सब है कि चला गया जी? है भैया, है। रंजना चली गई है। हाँ